स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जजों से संबंधित संवैधानिक जो प्रोविज़न है क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि भारत में सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो जज हैं, जजों से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं क्या-क्या हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान जो हैं, देखिए आर्टिकल 124 सब सेक्शन 7 यह सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास करने से रोकता है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना है। हालांकि संविधान सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायर्ड के बाद कार्यभार या नियुक्तियां स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है। आगे हम बात करें तो देखिए आर्टिकल 128 बात करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की कंसेंट से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्य सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जजों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 220 बात करता है यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी प्राधिकारी के समक्ष दलील देने से रोकता है। देखिए संबंधित मामले और सिफारिशों के बारे में बात करें तो देखिए बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका यानी PIL को खारिज कर दिया जिसमें सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जजों के लिए रिटायर्ड के बाद की नियुक्तियों को स्वीकार करने से पहले 2 साल की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शांत अवधि कूलिंग पीरियड निर्धारित करना न्यायालय के अधिकार में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जनहित याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को नियमित यानी विनियमित रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने के महत्व को रेखांकित किया तथा इस प्रकार मामले को संबंधित न्यायाधीश के विवेक या विधायी हस्तक्षेप पर छोड़ दिया। 14वें विधि आयोग MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता वाले 14वें विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त रिटायर्ड के बाद सरकार से कोई नौकरी नहीं लेनी चाहिए। इसने सेवानिवृत्ति के बाद कूलिंग ऑफ अवधि निर्धारित करने की भी सिफारिश की थी। हालांकि ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जो न्यायाधीशों को ऐसे पद स्वीकार करने से रोकता हो। भारत में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, देखिए संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 124(7) यह सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जजों को भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास करने से रोकता है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना है। हालांकि संविधान सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार या नियुक्तियां स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं करता। ठीक है, ये हमने सिफारिशें पढ़ ली और ये भी हमने पढ़े था। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के यानी रिटायर्ड के बाद नियुक्ति से संबंधित जो है अपॉइंटमेंट से संबंधित तर्क क्या है, जो पक्ष में है वो तर्क क्या है। पहले तो ये समझते हैं विशेषज्ञता का उपयोग। देखिए क्या होगा कि समर्थकों का तर्क है कि जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि न्यायाधीशों के जो न्यायाधीश रिटायर्ड के बाद अपॉइंटमेंट से संबंधित तर्क क्या है। तो एक तो पक्ष में है, पक्ष में क्या चीज़ें कहें, जो पक्ष में तर्क हैं। देखिए विशेषज्ञता का उपयोग, समर्थक का तर्क है कि न्यायाधीशों के पास क्या होता है, बहुमूल्य विशेषज्ञता और अनुभव होता है जो सरकार और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करके न्यायाधीश कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक प्रक्रियाओं की अपनी गहरी समझ के आधार पर नीति निर्माण और शासन में योगदान दे सकते हैं। ठीक, आधिकारिक पदों पर ईमानदारी सुनिश्चित करना। देखिए सेवानिवृत्ति रिटायर्ड के बाद की नियुक्तियों के समर्थन का तर्क है कि न्यायाधीशों से उनके पूरे करियर के दौरान ईमानदारी के उच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है और यह ईमानदारी आधिकारिक पदों पर उनकी भूमिकाओं में भी जारी रहने की संभावना है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करने से निर्णय लेने में नैतिक मानकों और निष्पक्षता को बनाए रखने का आश्वासन मिलता है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाले रिक्त पदों की पूर्ति देखिए कुछ आधिकारिक पदों के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता या कानूनी पेचीदगियों
की समझ की आवश्यकता होती है, जिसे प्रदान करने के लिए रिटायर्ड जज अच्छी तरह से सक्षम होते हैं। इन नियुक्तियों से यह सुनिश्चित होगा कि महत्वपूर्ण पदों पर कानूनी मामलों की गहरी समझ रखने वाले इन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जो प्रभावी शासन और प्रशासन में योगदान देंगे। देखिए, प्रतिभावान लोगों का समूह बनाए रखना। सेवानिवृत्ति रिटायर्ड के बाद नियुक्ति प्रदान करने से यह सुनिश्चित होता है कि देश में अनुभवी न्यायविदों का ज्ञान और कौशल बरकरार रहेगा। यह न्यायिक दिग्गजों को उनके कार्यकाल के बाद भी सार्वजनिक सेवा में निरंतर योगदान देने की अनुमति देता है। अब रिटायर्ड के बाद जो अपॉइंटमेंट था उसके खिलाफ क्या तर्क हैं, इसको जानते हैं। देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने का जोखिम होगा। आलोचकों का तर्क है कि जो रिटायर्ड के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करने से न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है, क्योंकि इससे नियुक्ति प्राधिकारी के प्रति पक्षपात की धारणा पैदा हो सकती है। ठीक, यह लेन देन न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करता है तथा उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए न्यायिक निर्णयों की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है। ठीक है, न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन न्यायिक आचरण में निष्पक्षता के महत्व पर जोर देता है। न्यायाधीशों को न केवल प्राय प्रदान करता है, यानी जो न्यायाधीशों को न केवल न्याय प्रदान करना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यों से न्यायपालिका की निष्पक्षता में निष्ठा का विश्वास बना रहे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन को अपनाया, जो न्यायाधीशों के लिए नैतिक मानकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें निष्पक्षता, हितों के टकराव से बचने, वित्तीय लाभ लेने से परहेज करने तथा सार्वजनिक जांच के प्रति सचेत रहने के महत्व पर बल दिया गया है। हितों के टकराव की संभावना इस बात की चिंता है कि सेवानिवृत्त रिटायर्ड के बाद की नियुक्तियां हितों के टकराव को जन्म दे सकते हैं, विशेष रूप से यदि पूर्व न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णय या फैसले नियुक्ति प्राप्त अधिकारी को लाभ पहुंचाती हों। इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम हो सकता है और न्यायिक निर्णयों के पीछे की मंशा पर संदेह पैदा हो सकता है। न्यायपालिका को अस्थिर करना। इन नियुक्तियों को न्यायपालिका के अधिकार और अखंडता को धीरे धीरे खत्म करके उसकी स्वतंत्रता को कमजोर करने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक नियुक्तियों के नाम पर न्यायाधीशों को लुभाने से सरकार कार्यपालिका की शक्ति पर अंकुश लगाने की न्यायपालिका की क्षमता से समझौता करने का जोखिम उठा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर वरिष्ठता के आधार पर अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रस्ताव की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश अन्य कोलेजियम सदस्यों और संबंधित उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। राय लिखित रूप में दर्ज की जाती है। सिफारिश विधि मंत्री को भेजी जाती है, जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की सलाह देने की सलाह देते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 217 के खंड 1 के तहत के परामर्श पर की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, आगे की क्या राह हो सकते हैं। देखिए, विधायिक कार्यवाही जो है, सरकार को संवैधानिक न्यायालयों और न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कानून में न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित किए जाने चाहिए, जिनमें शांत अवधि के प्रावधान और कुछ नियुक्तियों पर प्रतिबंध शामिल होने चाहिए। न्यायपालिका के साथ परामर्श। कानून का मसौदा तैयार करने से पहले सरकार को न्यायपालिका, कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित नियम संतुलित और प्रभावी हों। कूलिंग ऑफ अवधि का क्रियान्वयन। भारतीय विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार कूलिंग ऑफ अवधि के कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकता है। यह अवधि न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी संभावित नियुक्ति के बीच एक बफर प्रदान करेगी, जिससे हितों के टकराव का जोखिम कम हो जाएगा। न्यायिक नैतिकता और आचार संहिता। न्यायपालिका को नैतिक मानकों को बनाए रखने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनुचित धारणा को रोकने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कार्यों के संबंध में न्यायाधीशों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और आचार संहिता स्थापित की जानी चाहिए।
इंटरनेशनल सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों का लाभ उठाते हुए भारत न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों को विनियमित करने के लिए और अन्य देशों के दृष्टिकोण से सीख सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हितों के टकराव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आजीवन सेवानिवृत्त नहीं होते। यूनाइटेड किंगडम में भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन किसी भी न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया है। तुलनात्मक अध्ययन और वैश्विक कानूनी विशेषज्ञों के साथ सहयोग से घरेलू नियमों को परिष्कृत करने के लिए बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही।